बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कि बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के शुपियान इलाके से। शुपियान के जंगलात में एनकाउंटर शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 7 मिलिटेंट जो है वो अंदर जंगल में फंसे पड़े हैं और उस पूरे जंगल एरिया का फौज, पुलिस, सीआरपीएफ ने मुहासरा किया और मुहासरे के बाद ही वहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है। उसके बाद ही ऑफिशियली तौर ये अनाउंस किया गया कि वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। अभी क्या सूरत हाल वहाँ पे है, आप सुनिए हमारे साथी इरशाद अहमद क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के हवाले से जो शुपियान के जंगलात में शुरू हो चुका है। 62 RR को एक मुसद्दिक इत्तला मिली कि चोर की गली में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। अगर इस एरिया की हम बात करें, बिल्कुल ये एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है। ये इसमें ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में 5 मिलिटेंट छुपे हैं। फिलहाल इस एरिया को जो है पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया है ताकि जो अंदर बैठे मिलिटेंट वो भाग ना जाए। मैं इस वक्त जो स्पॉट पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये एरिया बताया जा रहा है, यहाँ पे जो ये फायरिंग हो रही है, ये यही बताया जा रहा है कि इस एरिया में भी 5 से 6 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस इनकाउंटर के हवाले से, ये इनकाउंटर जो है कब तक चलेगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। शाहिद शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियां। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे महकमा बागवानी के हवाले से। काफ़ी वक्त से ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सन्नत है, ये मुतासर हुई है। यहाँ के जो लोग इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, फ्रूट गोवर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सरकार ने अब नई नई टेक्निक्स सामने लाई है। इस पर सरकार काम कर रही है और कोशिशें भी सरकार कर रही है। इसी के एहतमाम से आज ज़िला बारामूला के कानिसपुरा इलाके में आज एक मेगा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे और उसके साथ साथ उनके एडवाइज़र फारूक अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे और बाकी जो अफसरान हैं हॉर्टिकल्चर महकमे के, वो भी इस इवेंट में मौजूद रहे। इस मौके पर जो एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव, हाई डेंसिटी प्लांटेशन ड्राइव का भी एहतमाम किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर बात की। उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों तक बात पहुंचाई, किस तरह हम नए नए तजुर्बात कर सकते हैं, नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल में ला सकते हैं और जो यहाँ का फ्रूट है वो किस तरह दूसरे मार्केट में जा सकता है, कैसे यहाँ के ग्रोवर को फ़ायदा मिल सकता है। इस पूरे मामले पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात की, अपनी बात रखी है लोगों के सामने, ग्रोवर्स के सामने। आप वो बात सुनिए, क्या कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का। बाकी विभागों की चर्चा नहीं करूंगा। कृषि विभाग के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष 2008 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी को दिए हैं। मैं समझता हूं कि हाईएस्ट एवर बजट इस बार कृषि के लिए प्राविधान के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, ये इसको दर्शाता है। और बजट के अगले दिन आप में से जिन मित्रों ने कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर्स को पढ़ा होगा, सफल होगा। पिछले कुछ रोजगार भी बढ़ा है। अभी आपने देखा पिछले 2 सालों से वो कृषि के क्षेत्र में बल देते हैं कि 2022 तक मेगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन 4 गुनी आमदनी यहाँ के किसानों की बढ़ने वाली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नवीन कुमार चौधरी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और आज के प्रोग्राम के हवाले से बात की कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे। मुख्तलिफ अजला में इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे और आज भी किए गए हैं ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों तक बात पहुँचाई जाए कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन का मकसद क्या है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है। आप सुनिए नवीन कुमार चौधरी का क्या कहना है इस प्रोग्राम के हवाले से। लोगों तक सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीमें बनाई हैं, क्या क्या सहूलियात फराहमत करी है, उनकी पूरी जानकारी पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा उठा के अपनी तरक्की कर सके। अभी तक जो एग्रीकल्चर का जो एक फोकस था या हॉर्टिकल्चर का सिर्फ प्रोडक्शन करना अभी भी फोकस रहेगा, उसको कई गुना आगे ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा अब दौर आ गया है कि उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करना, उसको पैकेजिंग करना, अच्छी मार्केटिंग करना और देश और दुनिया के बाज़ारों तक अपना सामान उस क्वालिटी का बनाना कि वहाँ तक जाके बिक सके। तभी यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होगी।
तो इस उसकी तरफ इस प्रोग्राम का एक मकसद था। ये सारे एग्जीबिशन और स्टॉल उसी मकसद से लगाए गए हैं कि लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल सके। देखिए, उसमें एक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ये खास मकसद है कि एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्सन कम से कम हो, लेकिन लोग भी करते जा रहे हैं। इसमें लोगों का भी ताबून चाहिए। ये अकेला सरकार नहीं कर सकती। अगर आप ये विशाल विशाल महल बनाएंगे खेतों में जाकर, रादर देन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाने की, सरकार के भी एक लिमिटेशन होती है, कितनों को रोक पाएगी। बट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई शुरू करे, कुछ केसेस में कार्रवाई करे, तो दूसरों को भी मैसेज जाएगा। साल हो गए केसीसी 12 साल के बाद केसीसी लोन नहीं होता है माफ। केसीसी लोन अगर आप माफ करेंगे, अरे बैंक के पास किसका पैसा होता है? मेरा पैसा होता है, आपका पैसा होता है। वो माफ करेगा तो उसको कौन पैसा देगा? मुझे कौन पैसा वापस देगा? वो माफी का दौर वो सब खत्म हो चुका। केसीसी लोन एक सहूलियात है जिसमें 1,60,000 तक का लोन जो है फार्मर्स बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के ले सकता है। और ये सहूलियत तभी बरकरार रहेगी कि लोग ले फिर उसको वापस भी करें। ये नहीं देने का ये कोई डिमांड किसी भी बहाने से कर लेना वो नहीं चलता है। कहीं जब होता है, ऐसा हुआ था जब कुछ 2014 का फ्लड आया था तो हुआ था। उस फ्लड को आप क्या 25 साल तक याद करेंगे? देखिए, एक लिमिटेशन होती है सरकार की हर चीज की कंपेंसेशन देने में। फिर तो मैं खुद ही आग लगा दूं, कहूँ रात को कोई घर मेरा लगा गया आग। पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ सहूलियात अवेलेबल है, हम उनको सीड से लेके फर्टिलाइजर सब्सिडी से लेके मशीनरी सब्सिडी, हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। अब आप ये तो मत कहो कि आप ही आके हमारा खेत जोत जाओ और हमें घर तक माल पहुंचा जाओ फसल का। नाज़रीन, बात हो रही थी हॉर्टिकल्चर महकमे के मेगा इवेंट के हवाले से। आप अगर बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। बाहर मुख्तलिफ रियासतों से या मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे टूरिस्ट आए और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हो और यहाँ के जो लोग टूरिस्ट सन्नत के साथ वाबस्ता है उनको फ़ायदा मिले। अगर हम मार्च तक की बात करें तो तकरीबन जो एदाद शुमार महकमे के ज़िम्मेदारों ने दिए हैं, तकरीबन 1 लाख तक टूरिस्टों ने यहाँ पे जो बाहर के मुख्तलिफ रियासतों के टूरिस्ट या मुख्तलिफ मुल्कों के टूरिस्ट यहाँ पे आए थे। मार्च तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख तक टूरिस्ट यहाँ पे आया था, विंटर टूरिस्ट जो यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होकर चले गए हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से मेगा इवेंट जो है टूलिप मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे टूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है वो 2 दिन का ये मेगा फेस्टिवल रहेगा। और उम्मीद लगाया है कि मुख्तलिफ जो मुल्कों से या मुख्तलिफ रियासतों से टूरिस्ट यहाँ पे आके लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। मकसद इसका ये है कि टूरिज़म की प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वारिद कश्मीर हो और यहाँ पे वो मुख्तलिफ जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे चले जाए ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री काफ़ी मुतासिर हुई थी इसको दोबारा से बूस्ट मिले। इस पे जो ज़िम्मेदारान हैं महकमे के वो काम कर रहे हैं और इसी की कड़ी में आज टूलिप गार्डन में इस तरह का फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे वादी कश्मीर के मशहूर शायर फाजिल कश्मीरी की याद में आज गुलनार मैगज़ीन का रस्मी इफ्तिदा किया गया है। श्रीनगर के प्रेस क्लब में एक फंक्शन बुलाई गई थी जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शमूलियत की जो अदब के साथ वाबस्ता है और मुख्तलिफ शुरा हजरात भी इस प्रोग्राम में रहे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अब्दुल अहद फरहाद या वैशी सईद या बाकी जो अदीब हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और इस मैगज़ीन का आज रस्म इफ्तिदा किया गया है। इस मौके पर मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर सईद ज़ीशान फाजिल ने इस मैगज़ीन के हवाले से बात की, आज के प्रोग्राम के हवाले से बात की। हम आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है उनका, आप सुनिए। गुलनार मैगज़ीन जो है ये अभी 4 महीने पहले मुझे ख़्याल आया कि इसको छापा जाए। कुछ मुनफरिद मज़ामीन हैं इसमें और एक सोच लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कलम नहीं उठाया गया है अभी तक और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिन चीज़ों पर कलम नहीं उठाया गया है उन पर मैं अदीबों से गुजारिश करूँगा कि वो उन पर लिखें और उन चीज़ों को इस मैगज़ीन में शामिल किया जाएगा। फ़िलहाल ये सेमाही मैगज़ीन है लेकिन इसको माहाना बनाया जाएगा और हर महीने ये छपा करेगा। दूसरी किस्त जो इस मैगज़ीन की है वो अभी जुलाई में शेड्यूल है जिसके लिए हमने तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बाद सोचता हूँ कि ये शायद महीने में रिजा हुआ करेगा।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे लोगों के मसाइल के हवाले से। आए रोज़ लोग एहतजाज करते हैं, शिकायतें करते हैं कि जो बेसिक ज़रूरियत लोगों को मिलनी चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल रही है उनको, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। शाहजिन त्राल के इलाके की बात करें, वहाँ के लोगों ने जो उनको बेसिक ज़रूरियत नहीं मिल रही है उसके हवाले से उन्होंने आज वहाँ पर एहतजाज किया। सड़कों की खस्ताहाली को लेकर, पीने के पानी के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया, और साथ ही उन्होंने वहाँ पे जो कायम एक प्राइमरी स्कूल है उस हवाले से भी उन्होंने बात रखी है और अपने खदशात का इजहार किया कि इलाके में जो प्राइमरी स्कूल है काफ़ी दूर बस्ती है ये। अगर हम त्राल इलाके की बात करें, जो प्राइमरी स्कूल है उसकी जो इमारत है वो खस्ता हो चुकी है, और प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा साहिबान भी जो है, जो स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है। लोगों ने इस हवाले से किस तरह बात की, किस तरह खदशात का इजहार किया, किस तरह अपनी बात रखी, ग्रीवेंसेस जो उनकी हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। आप सुनिए लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। सर, हमारी बहुत से बड़ी मुश्किलात ये है सर, हमारे स्कूल के बहुत मुश्किलात है। 35 सालों से यहाँ स्कूल बना है सर, यहाँ पर 50-60 बच्चे पढ़ते हैं सर इसमें बहुत मुश्किलात है। टीचरों की मुश्किलात है। यहाँ पर 3 ही टीचर है, सो खाली आते हैं सर। पार साल से 5 थे, इस साल 3 ही टीचर है सर। उनमें से 2 निकाल कर SDC साहब पार इस साल यहाँ आया, उसे आपने पास रख दिया सर उनको सर। और हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट साहब से, हमारी जो सड़क है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर 15 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता है सर। अगर कोई बीमार हो जाता है सर, हमको कांधे पर बिठाकर और घोड़ों पर ले जाना जाता है सर। हम इस साल बहुत मुश्किलात में है सर। बारिश हो गई, बहुत बर्फबारी हुई और हमको कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है इस बीमारों को सर। बहुत मुश्किलात हमको ये है। तीसरी मुश्किलात सर ये हमारे बिजली के यहाँ पर खम्भे लगाए गए हैं 2002 में, अभी तक तार बिछाई नहीं है। यहाँ 3 घर है जिनको तार है और उनको एग्रीमेंट भी है सर। हमारी बहुत मुश्किलात यही है सर पावर के बारे में। और हमारी मुश्किलात है सर पाइप, यहाँ पर पानी नहीं है। जब बारिश पड़ता है हमको पानी मिलता है, यहाँ पर मोमजाम से सर इन पाइपों को बांधा रखा है और इसमें पाइप ही नहीं बिछाया गया है। यहाँ से लगभग 50 घर नीचे है, उनको अभी तक पाइप नहीं बिछाया गया है। हमारे गवर्नमेंट साहब से ये अपील है, हमारी जो गांव है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, हमारी मुश्किल हल हो जाए। इधर ज़िला पहलगाम के रकिन तार इलाके से भी लोगों ने इस हवाले से शिकायत की। इलाके में एक प्राइमरी स्कूल कायम है जहाँ पे 40 से ज़्यादा तलबा व तालबात जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर स्कूल में एक तो बिल्डिंग सही नहीं है, मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानी है। और दूसरा, वहाँ पे 40 तलबा को पढ़ाने के लिए एक फ़ीमेल असातिज़ा साहिबान को वहाँ पे लगाया गया है, मुकर्रर किया गया है, उनको ड्यूटी रखी गई है जो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रही है। लोगों ने इस हवाले से शिकायत की महकमे के ख़िलाफ़ कि एक उसातिज़ा साहिबान 40 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, और एक फ़ीमेल टीचर है जिसको काफ़ी दूर से आना पड़ता है। तो उन्होंने इस हवाले से ज़िम्मेदारों से अपील की कि स्कूल में टीचर्स को तैनात किया जाए ताकि बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सके। आप सुनिए लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा जनाब, स्कूल प्रॉब्लम अच्छे स्कूलस मं बच्चन हूँ रोल 45। अच्छे मैडम सह दूर पे लड़ी टीचर जंगल पे लिद्रु गाँव पे तत 3 किलोमीटर। लिहाजा मेहरबानी कर ये मतलब अगर सोन वात ये एजुकेशन डिपार्टमेंटस तान गो ब्या मास्टर लेडी अम सद बदल अगर ब्या अगर जेंडर मास्टर गई बेहतर। रोल 45। वो स्कूल जो था क्लब हुआ था गुजरान लिद्रु के साथ। फिर लोगों की डिमांड आई कि क्योंकि उनको तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल बच्चों को जाना पड़ता था वहाँ पे, तो इसलिए फिर मैंने वो दोबारा वापस रकनतार में स्कूल को भिजवाया, जबकि वहाँ पे टीचर 2 होने चाहिए थे, वहाँ पे 1 ही है। तो जहाँ तक स्कूलों हमारे जो अपर एरिया में स्कूल हैं खासकर गुजर बस्तियों में, उन सब की यही हालत है। मैंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और वहाँ पे जब मैंने देखा कहीं पे 12 बच्चे और 4 टीचर हैं, और कहीं पे 20 बच्चे और 10 टीचर हैं। लेकिन उसमें यही है कि असर रसूख रखने वाले लोग जो है, जिनकी बीवियां या जिनका कोई किसी अच्छे बड़े खासे पोस्ट पे कोई अफसर है, तो जो ही एजुकेशन वालों ने यही कहा कि हम जब भी ये इनको कहीं पे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें फ़ोन आ जाता है कि भाई इसको यहीं रहने दो क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है, खासकर LG साहब से, कि हमारे इन स्कूलों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे जा पाएँ।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सड़कों की खस्ताहाली को लेकर अगर हम बात करें तो आए रोज शिकायतें आती रहती है और लोग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज भी करते हैं। सरकार ने, अगर हम पिछले साल की बात करें तो कहा जा रहा था कि यहाँ पे सड़कों को बेहतर किया जाएगा, मैग्डमाइजेशन उन पे की जाएगी और तकरीबन 80% के करीब सड़कों को मुकम्मल करने की बात भी कही गई थी, मगर नहीं हो पाया क्योंकि लेट मैग्डमाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था। फिर नवंबर के महीने तक भी रखा गया है, जिसकी वजह से जहां कहीं भी सड़कों पे मैग्डमाइज किया गया था वो सड़कें फिर से खस्ता हो चुकी है और लोगों ने इल्ज़ाम लगाए। अगर हम बात करें तो आए रोज़ मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, लोग इस हवाले से एहतजाज करते रहते हैं। तापरन पटन इलाके की अगर हम बात करें, वहाँ सड़कों की खस्ताहाली को लेकर लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने आज एहतजाज भी किया, महकमे के सामने अपनी बात भी रखी। कई सालों से लोगों की डिमांड रही है कि सड़कों को ठीक किया जाए, नहीं हो पा रहा है। अगर जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स भी हुए, बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए, काफ़ी पैसा इन प्रोग्रामों के तहत खर्च भी किया गया है और लोगों को कहा गया कि जो ग्रीवेंस है उनको रिडर्सल किया जाएगा। ऑन स्पॉट लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी गई है, फिर उन पर काम करने की बात भी कही गई थी, मगर प्रोग्राम्स ख़त्म भी हो चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ है। ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में जो भी बात सामने रखी गई थी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे महकमे ने या सरकार ने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। तापरन के लोगों के किस तरह के हालात है सड़कों के हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। अस गई 5-8 वरी बसान ये बिल्कुल शहरस मज बसान, अस मतलब रोडस मतलब कसा वातान ये मतलब इवनी कह ये तो पता कर ये बच्चे गसान स्कूल तक कर मास्टर तम बेज दपान दोहे यार ये क्या दलील गसान ये क्या मतलब रब लारा अगर वनुक तान नरेगा तहत काम थावन या ये पंचायत तथ मज वन थो तम हवाल कहें रब डुबेमुत ये पत्म 5-8 वरियस ग अपील करान ये मतलब ये बच्चन सान खतर करू ये ती वन तुज वत दर्ज पे क्या ग बह दपान गरा ये आम ये लेबर ज्यादा हु कथा कम ग मगर यम किन मतलब वो वह मुश्किल पे क्या सामना कर। ओतर गुजर हाल हमसाय पे मतलब बतस नुन बत हेत द्राय सो डैमेज युथ ना हाथ अगर ये ग ग्राम सभा गसान या पंचायत मज कह प्रोग्राम गसान तुम तुम दर्ज थाना सर अस तौर पंचायत अक कत वन निकोर नीरु तुम रबस सवाल नान अस कुछ खुदायस बगैर वनकन बोड़ बार मतलब सर मीडिया तवे अन तो योर सन यह कत यह वातो तो मेहरबानी कर ब्रोट। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा कोविड-19 के हवाले से करें और अगर कल के दिन के हवाले से बात करें तो 5 से इससे ज़्यादा मस्बत केस, पॉजिटिव केस कल के दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में देखने को मिले और 5 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है। और कोविड-19 की लहर, जो दूसरी लहर है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अंदेशा दिया है एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने, जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। स्कूलों के हवाले से अगर बात करें तो स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे जो है वो अब कोविड पॉजिटिव के शिकार हो रहे हैं और तकरीबन 21 जो तुलाब के साथ साथ एक टीचर साहिबान जो है वो भी कोविड पॉजिटिव के शिकार हुए हैं। अब जो बारामूला में यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके साथ साथ 6 जो स्कूल्स हैं उनको अब फिलहाल बंद रखा गया है। और कोविड-19 के हवाले से ही बात करें तो सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों को आगे चलाना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस देनी होगी। इस हवाले से अब सरकार ने फैसला किया कि जो मुतल्लका ज़िले के हेड होंगे यानी डिप्टी कमिश्नर्स होंगे वो अब फैसला लेंगे बच्चों के हवाले से कि क्या कोविड-19 की वजह से अब ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस रखी जाएगी, क्योंकि अब सिचुएशन के हिसाब से ही अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बात कोविड-19 के हवाले से हो रही है कि मुस्बत केसों की तादाद बढ़ रही है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से और जो सिचुएशन बनी हुई, क्या लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जा रही है, क्योंकि स्कूलों के हवाले से मामला जो है वो काफ़ी अब गर्म हो चुका है। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा कल के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हमारे सामने आए, 5 अमवातें भी हुई है जिसमें 90 जो है वो ट्रैवलर्स थे जो पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूली बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी है, 21 स्कूली बच्चे हैं, असातिज़ा साहिबान भी पॉजिटिव आए हैं। तो लहर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जो डॉक्टर्स है वो क्या कह रहे हैं इस दूसरी लहर के हवाले से?
देखिए बिल्कुल रऊफ, मैं सुबह से सोशल मीडिया से लेके वेबसाइट्स पे और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है उसको तो आपको बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर की एक रिपोर्ट आज ही सुबह आई है और इस कानपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर की इस रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया है कि अप्रैल के वस्त के महीने से ये पीक पे दोबारा चला जाएगा और बिल्कुल साल 2020 में जो सिचुएशन थी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, वही सिचुएशन आ जाएगी और ये लगभग उनके बकौल एक हफ्ते तक रहेगी। और इस वक्त अगर हम उस रिपोर्ट को या उस कंटेक्स्ट को ना देखें तो कश्मीर में हम देखें तो इस वक्त ग्राउंड से जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो क्योंकि हम डेस्क पे रहते हैं, कॉल्स आती रहती हैं, लोगों से इंटरेक्ट होता है, ऑफिशियल्स होता रहता है, तो उस इंटरेक्शन उन कॉल्स के दौरान हमें यही अब लग रहा है कि बिल्कुल मार्च 2020 की जो सिचुएशन थी, जब सरकार से लेके कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितने भी इदारे थे लगभग इस कोविड के सामने सरेंडर कर चुके थे, दोबारा वही सिचुएशन बनती जा रही है। और अगर फिर हम कश्मीर की बात करें तो तब सरकार से लेके हम हर आदमी ने, क्योंकि नया नया था तो इसका खौफ था, डर था, तो इसके खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर रखी थी। लेकिन आज की डेट में अगर कहें तो शुतुरमुर्ग का सर छुपाने वाली कहानी है, यानी शुतुरमुर्ग झाड़ियों में अपना सर तो देता है लेकिन बॉडी पूरी सारी जो होती है वो दूर से नजर आती है, तो वही कश्मीरी का हाल इस वक्त है। कोविड के खिलाफ लड़ती हुई एक बड़ी तादाद सर तो अपना छुपा रही है लेकिन ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वो इसके खिलाफ नहीं है। और इसमें सरकार को सबसे पहले हम जिम्मेदार ठहराएंगे जिन्होंने टूरिज्म के नाम पे यहाँ को ये सिचुएशन पैदा किया, क्योंकि कश्मीर में ना तो स्टेन वायरस था ना अभी है, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी अभी तक, ना अभी है, और ना ही जो सिचुएशन नवंबर दिसंबर के बाद बनी थी उसमें लगता था कि कश्मीर का एटमॉस्फेयर ठंडा एटमॉस्फेयर है तो नवंबर दिसंबर में ये बड़ा अटैक करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद जब हालात ठीक हुए, लगभग ये खत्म हो चुका था, नेग्लिजिबल केसेस आ रहे थे, लेकिन अचानक जो यहाँ पे टूरिज्म से लेके फेस्टिवल्स और फोक के लेके दूसरे तरह के जो बांड जश्न किए गए, उस दौरान यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग बाकी चीज गैदरिंग्स हुई और फिर उस गैदरिंग और सबके बीच में एक आम आदमी को जान बचाना मुश्किल हो गया। और इस वक्त किस तरह आपने भी खुद बताया, कल 500 से ज्यादा केसेस आई हैं, आधे दर्जन के करीब अमवात हुई है, स्कूलों में हाहाकार मची है और स्कूलों के साथ साथ स्कूलों का हमें नजर आता है लेकिन हाहाकार हर तरफ मची हुई है, मार्केट में मची हुई है। एक चीज जानना चाहूंगा, आप स्कूलों के हवाले से बात करें, क्योंकि वालिदैन जो है वो कहीं ना कहीं खौफ हिरास वालिदैन में है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा रहे हैं। मगर अब सरकार ने जो है फैसला लिया है, कल के अगर ऑर्डरनामे के हवाले से बात करें तो जो जिला तरक्याती कमिश्नर्स हैं वो अब फैसला लेंगे अपने अपने अजला के हवाले से कि किस तरह की सिचुएशन बनी है। बच्चों को नुक्ते नजर रखते हुए अब स्कूलों में ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस देने का फैसला है वो अब डिप्टी कमिश्नर हजरात करेंगे। पहले स्कूल खोलने का फैसला, अब ये नया फैसला आपको क्या लग रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के बीच में अब बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पे लगा हुआ है? देखिए यहाँ गाँव हम लोग बताएं तो पूरा सबका जो फ्यूचर है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे आम इंडिविजुअल हो, चाहे कोई और इदारा हो, सबका फ्यूचर इस कोविड ने दाव पे लगा रखा है। और ये हमारी बात नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को इसने दाव पे रखा है, तो हमारा या यूं कहें साउथ एशियन कंट्रीज किस खेत की मूली है। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें, जो पिछले साल के आदाद शुमार हैं, जो अब तक वायरस का नेचर देखा गया है, कोविड के वायरस का अब तक का नेचर वो वर्ल्ड वाइड देखा गया, उसमें बच्चों पे इसका अटैक बहुत कम होता है। बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन उनकी मोबिलिटी लेके मोर्टालिटी रेट जो है बहुत स्ट्रांग रहती है, वो इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को ज्यादा कोई बड़ा खतरा नहीं है। एहतियात फिर भी जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग लेके दूसरी डिस्टेंसेस जो है, जितनी भी एसओपीज है उनका ख्याल रख। लेकिन बच्चे वालिदैन जो बच्चों के हवाले से हुआ मचाते हैं, उसमें जरूर है कि बच्चों पे अभी तक की हिस्ट्री है या अभी तक का पास रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा बच्चों के हवाले से नहीं है। ये ओवर एज ग्रुप और खुद कहीं कहीं नौजवानों को ही भी हुआ है, लेकिन खास तौर पे उनकी जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर थी। लेकिन एक चीज जरूरी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में बच्चे और असातिज़ा फंसे हुए हैं। कुछ लोग बात का बतंगड़ भी बताते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि हर पेरेंट ये नहीं है, लेकिन उसको भी फॉर द सेक ऑफ न्यूज या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कभी कभी ऐसे बवाल चढ़ा, मेरे बच्चा क्या करेगा वो करेगा। लेकिन ओवरऑल ये सरकार की वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन सभी मामलात पे ख्याल रखे और एक्सपर्ट्स की जो राय है वो उस पर जरूर ले और बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में
फंसाया ना जाए, क्योंकि पिछले साल भी हमारे बच्चे ठीक है, हमारे यहाँ बाकी मामला थे, लेकिन तालीम के मैदान पे हमें देखना है, हमें समझौता नहीं करना है और किसी न किसी तरह से हमें अपने आप को, जो भी बच्चा है, जो भी आदमी है, जो भी बचता है, उसको तालीम जरूर हासिल करनी चाहिए और उसमें कोई समझौता नहीं है। ओवरऑल बाकी मामलात पे 2 वक्त की रोटी नहीं तो 1 वक्त की रोटी खाली गुजारा हो जाएगा। 15 दिन भूखे रहे तो मरेगा नहीं, लेकिन 15 दिन, लेकिन अगर तालीम का एक दिन जाया हुआ तो हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये सरकार ने अब डीसीज पे जिम्मेदारी रखी है, वो अपने अपने इलाकों में देखें और ये नहीं है कि सभी स्कूल्स को बंद किया जाना चाहिए। जहां जहां उन्हें लगता है कि हॉट जोन्स हैं, रेड जोन्स हैं, वहां वहां अगर स्कूलों में एहतियात बरती जाए, लेकिन एहतियात में सबसे जिम्मेदारी टीचर्स की आती है कि वो टीचर किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी भी डिस्टेंसिंग है उसका बच्चों से जो है SOPs का ख्याल करवाती है। कहीं कहीं बच्चों पे हाथ भी उन्हें अगर चलाना पड़े इन हालात में, क्योंकि हाथ चलाना कानूनी तौर पर जुर्म है बच्चे पे, लेकिन इन हालात में बच्चे मानते नहीं है, वो शरारती होते हैं, तो कहीं कहीं वो बच्चों को समझा भी सकते हैं और समझाने के साथ साथ कहीं कहीं अगर फोर्स भी करना पड़े तो चले सनम, बच्चों को समझाना जरूरी है क्योंकि टीचर्स की जिम्मेदारी है। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि मामला जो है अब काफ़ी संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह कल के दिन के हवाले से या एक हफ्ते की अगर हम तादाद की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं दोबारा से कोविड-19 में। स्कूलों पे असर पड़ रहा है, बच्चों के तालीम पे असर पड़ रहा है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब फैसला लेंगे कि क्या बच्चों को आगे स्कूल जाना है या नहीं जाना है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अब ज़िला तरक्याती कमिश्नर फैसला लेंगे। मगर जहाँ SOPs की बात है, जहाँ स्कूल में आपके 2 कमरे हैं और 2 कमरों में आपको 8 क्लासेस पढ़ाने पड़ते हैं, वहाँ SOPs का ख्याल कैसे रखा जाएगा, वहाँ सोशल डिस्टेंस कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार इस हवाले से सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतर फैसला लेने की ज़रूरत है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।